अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुली बात आसिफ शर्मिला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अपने मुल्क की मईशत के हवाले से। हमारे मुल्क की मईशत किस जगह पे जा रही है। हमारे सनतकार बहुत परेशान हैं, हमारी ताजिर बहुत परेशान हैं इस हवाले से कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं है। और जहां तक मैं बात करूं एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट तो तकरीबन तकरीबन हमारे मुल्क की बिल्कुल ही तकरीबन खत्म होती नजर आ रही है। इनकी क्या वजूहात हैं और हमारा जो सनती यानी कि जो इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं और जो हमारे ताजिर हैं उनका क्या कहना है। और उसके अलावा ताजिरों की यकीनन एक यूनियन होती है और यूनियन के हवाले से फेडरेशन भी है, वो क्या कर रही है, इसी के हवाले से आज हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं काटी के सदर जनाब फराजुल रहमान साहब। फराजुल रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी, अल्लाह का बड़ा करम है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप हमारे साथ ये लाइव आए हैं। फराजुल रहमान साहब, पाकिस्तान में 80% तेल नेशनल शॉपिंग कॉरपोरेशन के जरिए आता है। अभी कुछ दिन हुए आपकी मीटिंग भी हुई है यानी एडमिरल साहब से, आपने उनको वहां पे मदऊ किया था काटी के ऑफिस में। तो वो मुज़ाकरात क्या रहे और सर ये मईशत के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, इसमें दो सवाल हैं। पहले तो मैं आपको बताऊं कि नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन हमारा कौमी इदारा है और कौमी इदारे को सपोर्ट करने के लिए मैंने उनको जो है बुलाया। और आपको पता है कि जवाद अख्तर साहब जो है वो माजी में गवादर में भी बड़ी अच्छी जिम्मेदारियां अपनी पूरी करके वापस आए। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इंतखाब है और जो हमारी नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को आगे की तरफ ले जा सकता है। देखिए, शिपिंग कॉरपोरेशन के हवाले से लोग अक्सर मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं कि जी समंदर के और ये तमाम चीज़ें तो उनके अपने हवाले हैं, तो उनके लिए तो प्रॉफिट गेन करना कोई मसला नहीं है। अगर ऐसे ही था तो हमारी शिपिंग कॉरपोरेशन बंद क्यों हुई? अगर ऐसे ही था तो दूसरी शिपिंग कॉरपोरेशन के हम मोहताज क्यों हुए? अगर ऐसे ही था, इतने एजेस थे, तो फिर ये सवालिया निशान जो है वो सवाल दर सवाल निशान लगते चले जाते हैं। अब बात यह है कि इस वक्त उन्होंने जो सबसे अच्छी चीज़ की जवाब साहब ने, वो ये किया कि उन्होंने कहा मुझसे कि जी मैं चाहता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी हमारी जो है, जो कि शिपिंग लाइन से बहुत दूर है, वो बिजनेस कम्युनिटी अब शिपिंग लाइन की तरफ भी आए। हम जो मेजर हमारा नुकसान हुआ कोविड से लेकर आज तक, जो मेजर नुकसान हमें हुआ ट्रेडर को, बिजनेस कम्युनिटी को, लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपया शिपिंग लाइनों ने हमसे नाजायज चार्ज किए। नाजायज से मुराद क्या है सर? नहीं, नाजायज से मुराद क्या है? क्या उन्होंने मजीद मतलब ज्यादा पैसे ले लिए, डॉलर्स की सूरत में ले लिए क्या? नहीं नहीं, मैं उसकी तफसील आपको बताता हूँ। ठीक है, नाजायज चार्ज किया। अच्छा, अब हमारा जो मिशन है, मैं इसको एलोबरेट करूंगा नाजायज लफ्ज को ना बाद में। अब जब नाजायज चार्ज किया तो उसके अगेंस्ट में जब ये हम नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को खड़ा कर लेंगे और इसके ऊपर जो है वो एक एक जहाज, दो जहाज, तीन जहाज, पहले चाइना डेस्टिनेशन फिर दुबई डेस्टिनेशन देखेंगे, अपने जो जो हमारे एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, हम उसको किस तरह कवर कर सकते हैं। अब सवाल आ गया कि जी नाजायज क्या है? नाजायज जनाब वाला, सबसे पहले कि $6,000 का फ्रेट था, $2,000 का फ्रेट था, जिसे ले जाके $8,000 पे ले गए। कहीं कहीं 12,000, 15,000, $16,000 फ्रेट चार्ज किया यूएसए के लिए। ठीक है ना, अपनी मनमानी कीमतों के अलावा यहाँ पे जो इंडोर्समेंट चार्जेस और दूसरी मद में जो है वो $50, $100, $300 करके वो अलग चार्ज किए गए। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस तरह मफलूज कर दिया गया कि जो एक्सपोर्टर था, अगर फर्ज करें वो एक्सपोर्टर, उसका मार्जिन कंटेनर पे ₹1,00,000 का है। ऐसा भी एक्सपोर्टर है जिसका मार्जिन है ही ₹1,00,000, तो वो मार्जिन था ही नहीं उसके पास एक्सपोर्ट करने का। तो इस तरह हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद किया गया। अच्छा सर, ये सी पैक जो है, सी पैक शिपिंग इंडस्ट्री को कितना फायदा होता है ये सी पैक से? देखिए, सीपैक पे अगर प्रॉपर तरीके से काम चलता चला जाता और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे पास जो 2 साल से रुकी हुई है वो नहीं रुकी होती, तो मैं समझता हूँ कि हम इस वक्त जीडीपी ग्रोथ के बहुत ही हायर लेवल पे होते। क्योंकि उसमें रोजाना के हिसाब में हम कोविड में भी डाउन नहीं हुए, तो इसमें कोई
उस हुकूमत का या किसी और का कोई किरदार नहीं है। कोविड में हमने स्मार्ट मूव जरूर की, हमारी एक्सपोर्ट्स बरकरार रही, हमारी एसेंशियल इंडस्ट्रीज बरकरार रही, हमने एसओपीज को भी फॉलो किया। मगर उसमें सबसे बड़ा किरदार ये था कि चाइना ने अपनी एक्सपोर्ट नहीं रोकी टू पाकिस्तान टुवर्ड्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी मशीनरीज के हवाले से, दूसरी तमाम चीजों के हवाले से जो है वहां से वो पेमेंट आती चली गई। तो वो जो चीजें ये तो हुई अच्छा फॉरेन रहा ना डायरेक्ट सर। इन्वेस्टमेंट चाइना। ये तो अच्छा रहा ना कि चाइना ने नहीं रोका। लेकिन मैं ये जानने की कोशिश करूंगा, क्या हम अपने मुल्क की शॉपिंग कंपनियों का मुकाबला दूसरी शॉपिंग कंपनियों से कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? बात ये, उनको उनको 50 50 60 60 साल हो गए। बात ये है कि एक अभी हमारे अपने दोस्त हैं जो दुबई के अंदर, उन्होंने शिपिंग कंपनी का शुरू की, 4 कंपनियों से शुरू किया, 40 कंपनियां आज, 40 जहाज हैं उसके पास आज। बात ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और अगर रिजनेबल प्रॉफिट के साथ ये काम शुरू किया जाए तो हमारी जो नेशनल फ्लैग के अंदर हम अंडर अम्ब्रेला काम करें, और हमें तमाम तरह एक्सपर्टीज देने के लिए जवाब साहब जो है वो तैयार है। अच्छा, अबू जैबी ग्रुप और पाकिस्तान में आना, इसका रूस से भी माहिदा हुआ है, आप इसको कितना सूदमंद समझते हैं? जी फराज साहब, आपको आवाज आई मेरी? देखें, अगर तो अभी जो बात, जी, जी आपकी आवाज आ रही है। अब आप देखें, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी। जी फराज अच्छा, साहब। अबू धाबी ग्रुप के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, देखें अब ये भी दो सवाल है, उन दो सवालों के मैं दो तरीके से जवाब दे देता हूँ। अबू धाबी ग्रुप के साथ जो एग्रीमेंट फैसल सरवारी साहब ने हमारे यहाँ डिस्क्लोज किया था काटी के अंदर, जो पोर्ट्स एंड शिपिंग के मिनिस्टर हैं, कि जी हमारी बातचीत आखिरी मराहिल पे है, और उसके बाद हम गालबन कराची पोर्ट केपीटी के हवाले से वो बात कर रहे थे कि वो हम जो है वो हैंडलिंग के हवाले से, क्योंकि उनके पास अपग्रेडेशन के पैसे नहीं, तो वो हैंडलिंग के हवाले से उनसे 50 साल का कोई उन्होंने एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। अब उसमें जो है जो बात मेरे सामने खुल के आई है वो ये है कि 1000, यानी अगर 10,000 कंटेनर है या लाख कंटेनर है का काम है, तो 1000 रुपए, जी। पाकिस्तानी रुपीस, जो कि कुछ भी नहीं होते, वो 1000 पाकिस्तानी रुपीस जो है वो केपीटी को मिलेगी उसमें। ठीक है ना? तो जो कि मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई कम मार्केट में ये बात की गई है। अगर आप वो एग्रीमेंट आवाम के सामने लेकर आए, उसमें मशावरत करें, और माजी में भी जो गलतियां हुई, जो एग्रीमेंट्स हुए, उनकी वजह से हमें हमारी नस्लों को भुगतना पड़ा हो, सर, और आज भी तो भुगत रहे हैं करवानी है। ना। यानी 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, और हम आज तक अपने मतलब मईशत को बेहतर से बेहतर नहीं कर सके। कुछ अरसे के लिए बेहतर हुई थी, उसके बाद दोबारा से अब हम देख रहे हैं कि ये जो पहिया जो चल रहा था, वो अब इतनी रफ्तार है कि आदमी भाग के पकड़ ले उसे। जी फराज साहब। जी बिल्कुल, बात जरूरत नहीं है, हर आदमी जो है वो अपनी मीशत को, और पाकिस्तान खासतौर पर अपनी मीशत को कैसे लेके चल रहा है, ये बखूबी अंदाजा है तमाम मीशत दानों को, इंक्लूडिंग आपको, इंक्लूडिंग एक बिजनेसमैन को। बात ये है कि देखें, हमारे यहाँ कॉस्मेटिक जो है वो, हमेशा कॉस्मेटिक के ऊपर काम किया, जो जो मिशन सही भी हुई है ना कुछ अर्से के लिए, वो कॉस्मेटिक तरीके से सही कर दी गई है। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, इंपोर्ट में नरमी ले आओ, तो ये इससे मार्केट में ना फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाता है। तो इस फ्लो ऑफ मनी को बढ़ते हुए जो है वो लोग जो है वो चीज बेहतर हो गई है, तो ऐसा नहीं है। इसको पूरा रिस्ट्रक्चर होने की जरूरत है, और इसको जैसे हम कहते हैं ना अक्सर कि पुलिस वालों को सियासी प्रेशर से पाक होना चाहिए, बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारी मईशत है उसको भी सियासी प्रेशर से पाक होना चाहिए। वो इंडिपेंडेंटली एक टेक्नोक्रेट ग्रुप के साथ मिलकर उसको एक बकायदा चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी के ऊपर काम किया जाए, पूरी बेस बनाई जाए, 10 साल की पॉलिसी किस तरह से बनाई जाए कि जी पहले साल क्या होगा, दूसरे साल क्या होगा, ये टारगेट हमें पहले साल अचीव करना है, ये टारगेट हमें अगले साल अचीव करते हैं।
हमने कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को फर्स्ट स्टेप में हेल्प आउट करना है, कौन सी इंडस्ट्रीज को हमें खड़ा करना है। अब जब आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप अगले 10 साल के अंदर, जब हमारी एक जनरेशन जवान होगी, तो उसको जॉब के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यानी न आज ये आने वाले बाहर नई जाके नस्लों को आगे नहीं जाना होगा। अच्छा फराज साहब, यहाँ छोटा सा एक ब्रेक का वक्त हुआ है और उसके बाद हम बात करेंगे इस मौजू पे कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में कुछ फैक्ट्रियां, कुछ मिल्स और कुछ मतलब सनतकार जो है मुल्क से बाहर भी जा रहे हैं। इसके हवाले से ही बात करेंगे, तो एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। जी नाज़रीन, हमने ब्रेक से पहले बात की थी कि हमारे मुल्क की कुछ मिल्स और कुछ फैक्ट्रियां और कुछ सनतकार मुल्क से बाहर जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए। तो मैं यकीनन इस मौके से फायदा उठाना चाहूंगा कि जनाब फराजुर रहमान साहब जो काटी के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने अभी कुछ देर पहले ब्रेक में जाने से पहले बहुत मुफीद बातें की हैं। फराज साहब इस वक्त कराची में नहीं बल्कि मैं ये समझता हूं कि फैसलाबाद, सियालकोट और भी दूसरे यानी कि हमारे मुल्क के शहर हैं, वहां से फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मिल्स बंद हो रहे हैं और सनतकार जो है हमारे वो मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं। ये क्यों है सर? इसकी वजूहात क्या हैं? जी शर्मिला भाई, बात ये है कि इसकी वजह, मेन वजह ये है कि लोगों ने अपना पेट पालना है। और बात यह है कि जाहिर है कि जब सूरत हाल ये हो कि कारोबार की कोई कंड्यूसिव इन्वायरमेंट यहाँ मौजूद ना हो, ना नज़र आ रहा हो कि कौन से कारोबार में इन्वेस्टमेंट करें, तो वो लोग जो कि पैसा थोड़ा बहुत बचा है, जो कि डॉलर रेट की वजह से उनका पैसा देखा जाए तो डिवैल्यू होकर आधा रह गया, आधे से भी कम रह गया, जिस तरह से वो तेज़ी के साथ डिवैल्यूशन हुई है। तो और अब वो यही चाहते हैं कि जी एक किसी भी स्टेट के अंदर वो जाएं, क्योंकि उनका एक एतमाद जो गवर्नमेंट पे है, जो वो एकदम शेक हो गया। तो जाहिर है ये सब तो हमेशा से होता है, होता रहेगा। कभी फ्लाइट ऑफ कैपिटल इंटरनल सिटी में चला जाता है, कभी फ्लाइट ऑफ कैपिटल जो है वो आपका मुल्क से बाहर चला जाता है, और माजी में भी ऐसा होता रहा है और होता रहेगा। मगर बात ये है कि आप जो सूरत हाल है उसमें जो है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हदफ लिया हुआ है गवर्नमेंट ने अपने बजट के अंदर, वो हदफ कैसे पूरा करेगी जब इंडस्ट्री को ताले लगे होंगे, जब कारोबार होगा नहीं, जब जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी नहीं। 60% अफराद जो है वो ऑलरेडी जॉबलेस हैं, मजीद जॉबलेस होंगे तो घरों में फाके कशी होगी, तो फिर आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कैसे संभालेंगे? ये 2.5 साल हो गए बात करते करते। पहले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को डुबोया गया, उससे पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को डुबोया गया, फिर उसके बाद आप मजीद जो है वो इंडस्ट्रीज को तबाह कर रहे हैं। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लेकिन ऊपर सर आपने सर सर इससे सब्सिडी खत्म कर दी। मैं आपकी बात काटूंगा फराज साहब। इससे मकसद ये कि हमारी मुल्क की जो मईशत जो जिस डहाने पे जा रही है, इससे तो हम बहुत ज्यादा डिफॉल्टर हो जाएंगे सर। अगर इसकी रोकथाम ना की गई तो इसकी रोकथाम के लिए क्या ऐसा सिलसिला है? क्योंकि आपने गुज़िश्ता दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने इसके बारे में निशानदही की थी कि अगर यही रहा तो हमारा मुल्क जो है वो तो बहुत मतलब खराब हालात हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, हम तकरीबन हर मौजू पे ही बात करते हैं, ठीक है ना। चाहे वो मुल्क की सालमियत की बात हो, चाहे वो एक्सपोर्ट की बात हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ठीक है ना। और हमेशा हमने आवाज उठाई, मगर बदकिस्मती से हमें जो है वो उस तरह से मेन स्ट्रीम लाइन पे नहीं लाया जाता जिस तरह मेन स्ट्रीम लाइन पे लाकर हमसे मशावरत कर कर और मामला को आगे की तरफ लेके जाया जाए। अक्सर व बेशतर कहा जाता होगा जी जज्बाती है, बहुत कुछ बोल देता है, ये कह देता है, वो कह देता है। मगर बात ये है कि जज्बात किसके लिए है? इस मुल्क के लिए है ना। इस मुल्क के लिए जज्बात हैं, तो जब भी तो बोलता हूँ। अभी जो सूरत हाल है, इसमें आईएमएफ से आपका प्रोग्राम रोल बैक हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये एक दफा सूरत हाल तय कर लें। कब तक जो है वो इस पे आप मौजूद रहेंगे कि जी आईएमएफ की तरफ जा रहे हैं, हमारा प्रोग्राम हो रहा है, हमारा प्रोग्राम नहीं हो रहा। अगर आप प्लान बी की बात करते हैं तो प्लान बी को इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आप प्लान ए में ही खुश हैं तो प्लान ए के हिसाब से पॉलिसी बनाए। सर मगर प्लान अगर प्लान बी पे हम फराज चले गए साहब, प्लान तो ए एक्सपोर्टर से हो जो या मैंने, बी हो, प्लान ए हो या बी हो,
लेकिन हुकूमत वाजे तो नहीं कर रही है, उसके हवाले से वजाहत तो नहीं कर रहे हैं वो लोग कि जी हमारा प्लान बी क्या है, हमारा प्लान ए क्या है, या सी क्या है, या जो कुछ भी है। जी वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि अगर प्लान ए नहीं आपसे इम्प्लीमेंट हो रहा तो प्लान बी पे जाएंगे आप। तो इतना फैसला, यानी इतनी देर से आप आवाम के ऊपर बोझ डाले जा रहे हैं, बिजली के नर्क बढ़ाते चले जा रहे हैं, गैस के नर्क बढ़ाते चले जा रहे हैं, टैक्सेस बढ़ाते चले जा रहे हैं, नेट बढ़ाने की आप कोशिश नहीं कर रहे। आप कोशिश कर रहे हैं कि जी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दें। तो देखा जाए तो सारी सारी मतलब पाकिस्तान की कुल आबादी एक भिखारी समेत भी टैक्स दे रहा है। अगर वो जूस पी रहा है तो टैक्स दे देता है, अगर वो मोबाइल का बैलेंस डाल रहा है तो टैक्स दे रहा है। मगर आपका ये टैक्स का जो हजम है ये पूरा क्यों नहीं हो पा रहा, शाही खर्चियां खत्म क्यों नहीं हो पा रही। बात ये है कि क्या शर्मिला साहब, आप घर लाख रुपए लेके जाते हैं तो लाख रुपए में गुजारा करते हैं, या हर महीने 20,000 लेके गुजारा करते हैं? नहीं, जाहिर सी बात है कि उसके साथ साथ जो है महंगाई ना। चल रही है, जिस बात तरह ये का है, बहरान अपनी आया हुआ कमाई है। को बढ़ाने की कोशिश की जाएंगी, अपने वसाइल या कर्ज या जो भी चीज आप लेते हैं उसे ऐसी जगह से लगाया जाएगा जहां से वो लोन रिटर्न हो सके। 72 सालों में जो लोन लिया गया, मुझे बता दें वो कौन सी ऐसी जगह लगा कि जहां से वो रिटर्न के मामलात आप पैदा हो, यानी आप नॉर्मल बैंकिंग नॉर्मल अकाउंटिंग से बाहर है। जिस मुल्क में नॉर्मल बैंकिंग नॉर्मल अकाउंटिंग नहीं है, तो आगे तो सब कुछ छोड़ दें। हम खर्चे लेते हैं तनख्वाहों के लिए, हम कर्जे लेते हैं तनख्वाहों के लिए, हम गाड़ियों के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां चाहिए, बम प्रूफ गाड़ियां चाहिए, सब चाहिए। मगर किससे चाहिए जी? एड एड के जरिए चाहिए। जैसा और ये वो भी चाहिए। एड ऐसी नहीं अच्छा है कि जो अच्छा अच्छा, आगे। फराज साहब, आपकी बात काटते हुए एक सवाल मेरे जहन में और आया है। हमारी मईशत पे इसके हवाले से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे काफी असर पड़ा, लेकिन इसकी मेन वजह यह नहीं है जो लोड शेडिंग है, और जो हमारे गैस की लोड शेडिंग है, हमारी बिजली की लोड शेडिंग है, इससे कितना असर पड़ा? क्या इससे हमारी मईशत का ये जो पहिया है ये जाम हो रहा है? देखिए, लोड शेडिंग में के इलेक्ट्रिक ने अब काफी काम किया है। जहां पे चोरियां हो रही हैं वहां लोड शेडिंग होती है, अदरवाइज लोड शेडिंग नहीं हो रही, 0% पे लोड शेडिंग है। और ये बहुत पहले के इलेक्ट्रिक ने इस मसले को हल कर लिया था। तो लिहाजा लोड शेडिंग इज नॉट अ इशू। असल चीज ये है कि यूनिट रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। बात ये है कि अभी दो चीज आप देखें, जो ज्यादा कमा रहा है वो ज्यादा टैक्स दे। ठीक है भाई, बात यह है कि मुझे दुनिया भर के अंदर आप जो है वो अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मुल्क को चला रही होती हैं उनके ऊपर ज्यादा तवज्जो देते हैं। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री पे ज्यादा तवज्जो देते हैं। आप जो यूनिट ज्यादा परचेज कर रहा है उसको सस्ता देते हैं। यहाँ पे यूनिट ज्यादा परचेज कर रहे हो तो भाई महंगा दे रहे हैं। तो सूरत हाल यहाँ पे हमेशा हर चीज उल्टी चल रही होती है। मुर्गी 850 रुपये किलो है, सोच सकते हैं आप? सोच सकते हैं कि 850 रुपये किलो मुर्गी क्यों है? क्या एक एक आइटम को पकड़ कर कि जी ये 800 रुपये किलो या 850 रुपये किलो है तो इस पे हमने टैक्स बेनिफिट क्या दिया हुआ है? और उनको हमको कहाँ लॉक करना है? अगर आलू टमाटर महंगा बेच रहा है फार्मर, तो फार्मर को तो हमने टैक्स इंसेंटिव दिया हुआ है, वो तो जो चाहता है वाइट करा लेता है। तो उसको पाबंद किया जाए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाकर कि आपने आलू सारे साल इस रेट पे देना है। तब तब टैक्स इंसेंटिव देने का आपका मजाज बनता है। आप टैक्स इंसेंटिव भी दें और मुंह मांगी कीमतें भी दें आवाम उनको, तो ये कौन सा तरीकेकार है? बात ये है कि एक जगह आप गाड़ियों की इंडस्ट्री को रेगुलेट करते हैं, एक जगह आप दूसरी तमाम इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करते हैं। जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी रेगुलेट हो रही है तो फला भी रेगुलेट हो रही है। तो दूसरी जगह लेकिन सर, आपने शिपिंग ये इंडस्ट्रीज को जो है वो आपकी खुला। फराज सर सर मेरी साहब। बात कंप्लीट जी होने जी। दें। दूसरी जगह आपने शिपिंग इंडस्ट्री को खुला छोड़ा हुआ है। वो जो दिल चाहता है चार्ज करते हैं और आपकी गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं देते। प्लस आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो सबसे ज्यादा बाहर बेचते हैं। और एक ट्रेडर को 10,000 की एलसी खुलवाने में मसला है, मगर उनको 1 लाख रुपए ट्रांसफर, 1 लाख डॉलर ट्रांसफर करने में भी कोई मसला नहीं है। अच्छा सर, मैं यही जानने की कोशिश करूंगा, जब ये तमाम मामलात हैं, ये तमाम मसले मसाइल हैं, आज हम अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कहाँ देख रहे हैं सर? किस जगह आई है हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट? देखिए, अगर तो इस पे फौरी तौर पे जो है वो एक्शन नहीं लिया गया और ग्राउंड पे जाके जो है ना इश्यूज को नहीं सॉल्व किया गया। देखिए, बंद कमरों में, एसी के कमरों में ना मसाइल हल नहीं होते। ग्राउंड पे उतरना पड़ता है। और ग्राउंड पे उतर के जो छोटे छोटे आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे जो छोटे हों चाहे बड़े हों, उनके साथ बैठा जाए, उनके साथ पॉलिसी बनाई जाए, उनसे पूछें कि तुम
क्या इंसेंटिव देंगे तो तुम क्या कमा के लाके दोगे। ठीक है ना, हमेशा तरीकेकार ये होता है, बाप भी बेटे को अगर जो है वो कैपिटल देता है तो उससे पूछता है कि बेटा तेरी फिजिबिलिटी क्या है, अच्छा मैं ये पैसा तुम्हें लगाता हूँ, तुम क्या रिटर्न में लाके दोगे। ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे हम एक कॉम बनने की कोशिश करें। सबसे पहले हमें चाहिए कि हम किसी तरीके से उन लोगों को ये एतमाद दिलाएं कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी के बेहतर करने में सीरियस हैं। हाँ, जब तक संजीदा नहीं होंगे कुछ नहीं होगा। फवाद भाई, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हुआ और ब्रेक के बाद हम आते हैं। वेलकम बैक। जी नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम फराजुल रहमान साहब से बात कर रहे थे कि आज हमारी मईशत किस जगह है और किस डगर पे है, और उन्होंने बड़ी वजाहत से बताया। फिर हमने उनसे सवाल किया कि लोड शेडिंग की वजूहात है या गैस की लोड शेडिंग की वजूहात है जिसकी वजह से हमारी फैक्ट्रीज या इन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, उसके हवाले से भी उन्होंने बात की। अब मैं जानने की कोशिश करूंगा फराज साहब, इस साल 2023 और 24 का जो बजट पेश किया गया है, ये आपके यानी कि सनतकारों के हवाले से, ताजरों के हवाले से, बिजनेसमैनों के हवाले से कितना सूटेबल है, कितना बेहतर है आपके लिए? देखिए शर्मिला भाई, मैंने आपको पहले भी बताया कि बजट कॉस्मेटिक बजट है। बजट अच्छा है। बजट की जो मेन चीज होती है वो बजट में आमदनी होती है। जो आमदनी दिखाई गई है वो इस फोकस पे दिखाई गई है कि इंडस्ट्रीज अपने फुल स्कोप में चल रही है, और उसके अंदर जो है नई इंडस्ट्रीज जो है एड ऑन हो रही हैं, और उसके अलावा और मजीद जो है काम हो रहा है। तो बात ये कि जब हदफ पे मुझे शक है कि हदफ ये पूरा नहीं कर सकते। जब हदफ पूरा नहीं करेंगे तो उस हदफ को पूरा करने के लिए जाहिर है वो लोन की अमाउंट लेंगे, वो लोन से वो पैसे उतारेंगे, फिर उसके बाद मजीद कर्जे में डूब जाएंगे। अच्छा, कर्जे में डूब जाएगी? वैसे ही हमारा मुल्क इतना कर्जे में है और मजीद IMF मजीद से। डूब जाएंगे। मतलब देखें, होता क्या है, अगर मेरे घर का बजट 1 लाख रुपए का है और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जी मैं 2 लाख रुपए कमाऊंगा, 1 लाख रुपए खर्च करूंगा, तो बात यह है कि जब मैं 2 लाख कमा ही नहीं सकता तो मैं 1 लाख रुपए क्या खर्च करूंगा। 50,000 में लेके आता हूँ तो 50,000 तो मुझे लोगों से उधार लेना पड़ेगा। और ये जो उधार और भीख की आदत है ना, ये बड़ी मुश्किल से जाती है। हम्म। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमारी फेडरेशन जो है FPCCI, वो क्या कर रही है, इसमें क्या किरदार अदा कर रही है मईशत के हवाले से, और आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि जाहिर है कि आपकी भी यहाँ मुलाकात हुई है फेडरेशन के और उसके लोग भी आपके पास आए हैं, आपके मुज़ाकरात हुए। इसके अलावा वफाकी वजीर भी आपके यहाँ आए हैं, और अब तो मेयर और डिप्टी मेयर भी यहाँ के आ गए। तो उनसे क्या मुज़ाकरात हुए, क्या मकसद, बेहतरी आने का कुछ नजर आ रहा है आपको? लेकिन जी ओवरऑल जो सिंध गवर्नमेंट की प्रोग्रेस है उससे तो मैं कदरे मुतमईन हूँ, मगर फेडरल को जो किरदार अदा करना चाहिए था वो किरदार वो अदा नहीं कर पा रहे। सिंध गवर्नमेंट के लिए भी मैंने अभी अभी मैंने प्रेस रिलीज तैयार करवाई है। मेरा मेरा उसमें भी मुर्तज़ा वहाब साहब को ये मशवरा है कि मुर्तज़ा साहब, बड़े प्रोजेक्ट्स लाने से पहले आप पहले काम करें, गंदगी और सफाइयों को किनारे लगवाएं। आप पहले जो है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो पैच वर्क है उसको कंप्लीट करवाएं, बजाय इसके कि बड़ी बड़ी रोडों के टेंडर दें। आपको सबसे पहले ट्रैफिक साइंस, ट्रैफिक मैनेजमेंट, जो लोग जो है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, जब वो इतने ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर पाते तो हमारे पास ट्रैफिक वार्डन है, उसके ज़रिए ट्रैफिक को कंट्रोल कराया जाए। और जो आने वाली बकरीद के मामलात हैं उनको चैलेंज समझ के कबूल किया जाए और तरीके से वो तमाम सफाई के प्रोसेस को कंप्लीट करें। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उसके बाद लेके आएँ। तीसरा, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि बिजनेस कम्युनिटी उनके साथ है। बिजनेस कम्युनिटी को अपने हर अमल में, हर प्रोजेक्ट में साथ रखें, क्योंकि वही वो लोग हैं जो आपको, आपके साथ असल मुखलिस हैं। हमें यही रहना है, यही जीना है और यही मरना है। तो बात यह है कि कराची शहर की खुशहाली, कराची शहर की तरक्की से हमें बड़ा कंसर्न है। तो हम मुर्तज़ा वाब साहब से उम्मीद करते हैं, कराची के बेटे हैं, वो यकीनन मेरी इन बातों पे गौर करेंगे। अभी गुज़िश्ता दिनों जो बारिशें हुई हैं या जिस तरह का हम अभी सुन रहे हैं कि वहां पे सर्विस निज़ाम भी बड़ा दरम भरम हुआ हुआ है, सर्विस निज़ाम भी सही नहीं है, जिसकी वजह से बड़ी दुश्वारियां हो रही हैं, इसके हवाले से आपने बात की उनसे?
जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, अभी जो आएगी वो इंशाल्लाह आपके पास भी डिटेल आ जाएंगी। मेरा यही मकसद है कि देखिए, नालों की सफाई की कैंपेन, ग्रीनरी की कैंपेन, पैच वर्क की कैंपेन, ठीक है ना, इन तमाम चीजों पे तवज्जो देनी है। नालों के अंदर लोगों ने वाटर खींचने की मशीनें लगाई हुई। कोरंगी का मैं हाल आपको बताऊं, मैं तो खुद रोड पे खड़ा होता हूँ। अभी हाजी रफीक परदेसी साहब की मावनत से मैंने उसमें इंशाल्लाह ये पूरा नाला साफ करवाया। रोड 8000 का 14 किलोमीटर का नाला है। 14 किलोमीटर का पूरा नाला साफ करवाया। उसमें बोरियां मिली हैं मुझे, चप्पलें मिली हैं। उन इंडस्ट्रीज का फुजला मिला है कि जिन इंडस्ट्रीज को जो है, जो स्टोन वॉश वगैरह यूज करती हैं, वो जाहिर है सीमेंट की तरह बिल्कुल जाम हो जाता है। वो तमाम चीजें जो है वो उसको एड्रेस किया मैंने पर्सनली। मैं वहां गया, एक एक जगह पे 1 1 किलोमीटर पैदल चल के गया। यहाँ से काम किया, उधर काम किया। लेबर लगाई हुई है, केएमसी अलग काम कर रही है और डीसी अलग काम कर रहा है। और मैं बहुत यानी ये समझ लीजिए, हम 15 दिन, कोई 20 दिन से हम बहुत ज्यादा तेज कर दी हमने कंपेन। और उससे पहले से अभी हम उम्मीद करते हैं कि 10 12 15 दिन में मजीद बेहतर हो जाएगी। जैसे जैसे पीछे से फ्लो खुलता जा रहा है, वैसे वैसे आगे प्रॉब्लम आती जा रही है। क्योंकि जब हम मेन मेन जगह पे जाते हैं ना, सेवरेज लाइन हमारी चौक पड़ी हुई है सारी। तो सेवरेज लाइन पे काम ही नहीं हुआ ना, अरसे दराज से काम नहीं हुआ। अब ये जो नाले बनाए थे, ये तो बरसाती नाले थे। जिन बरसाती नालों को बहालत मजबूरी सेवरेज लाइन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे जनाब फराजुल रहमान काटी के सदर, और उन्होंने बहुत सी तफसीली गुफ्तगू की है, जिसके हवाले से आपने उनकी गुफ्तगू को सुना अगर तवज्जो के साथ, तो देखिए हमारे मुल्क की मईशत का पहिया अगर चलेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। अगर हमारे मुल्क की मईशत का पहिया यानी कि जाम हो जाएगा तो मुल्क किस दहाने पे आ जाएगा। इस तरफ हमारी हुकूमत को खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। इसी के साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में किसी और मेहमानों के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज और नासिर।